Now, the topic for today is the Earth's atmosphere, the structure of Earth's atmosphere. So, you people already know what is atmosphere. Above Earth's surface till the end of this universe, it is your atmosphere. This is your atmosphere, which consists of air, dust particles, aerosols, and different types of gases. So, this atmosphere can be categorized into these three layers. The initial layer means the closest layer above the Earth's surface is troposphere, then the stratosphere, then the mesosphere, then the thermosphere. Exosphere is actually a part of thermosphere only. वो हम देखेंगे, इसमें नहीं बताया वैसा हम देखेंगे. So the first means the average height of this troposphere is 13 kilometers from the Earth's surface. ये ट्रोपोस्फियर सबसे पहला ना, ट्रोपोस्फियर सबसे पहला, और इसकी जो हाइट होती है अर्थ सरफेस से कितनी है, अराउंड अप टू 13. एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर्स, है ना. अच्छा, एट पोल्स द हाइट एट पोल्स इज 8 किलोमीटर एंड एट इक्वेटर it is 13 kilometers and equator it is around 18 kilometers. ठीक है. अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो. The density of the atmosphere is more near the surface of the earth while it decreases with the increase in the altitude. अब देखो आप, जो टेम्परेचर है वो क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मोर नियर द सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ का जो सरफेस है उससे बहुत नज़दीक, सबसे नियरर में जो एटमॉस्फेयर का डेंसिटी उस सबसे हाई होता है ना. मतलब अर्थ सरफेस के पास बहुत क्लोज जो एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है सबसे ज़्यादा होती है. इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट 75% ऑफ द टोटल गैशियस एटमॉस्फेयर लाइज हियर ओनली. मतलब पूरे जो हमने बोला था ना गैशियस एटमॉस्फेयर, उसमें 75% उसकी क्वांटिटी कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ही होती है. और स्ट्रेटोस्फीयर को अपन क्या बोल रहे हैं, अर्थ के सरफेस से एवरेज हाइट कितनी, 13 किलोमीटर्स. यहाँ से ऊपर जाओगे तो 13 किलोमीटर्स एवरेज हाइट है. ये क्या कहलाता है, ट्रोपोस्फीयर. ये क्या है, ट्रोपोस्फीयर. ठीक. और एक जानकारी क्या बोल रही है, वन मोर इंफॉर्मेशन. अच्छा, ये साइन देता शुरू हुआ. वन मोर थिंग. एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फीयर इज 13 किलोमीटर्स, बट द हाइट ऑफ troposphere at poles is just 8 kilometers and at the equator ना, ये इक्वेटर है. इक्वेटर के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है वो सबसे ऊंचा होता है. ट्रोपोस्फियर सबसे ऊंचा होता है. वहाँ पर कितने किलोमीटर में मिलता है, 18 किलोमीटर. तो एक जानकारी और मिल गई हमको. ठीक. एवरेज है ना. अर्थ सरफेस से बोल रहा है कि एवरेज हाइट, ट्रोपोस्फियर की एवरेज हाइट कितनी, 13 किलोमीटर. मतलब अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर तक हमको क्या मिलेगा, ट्रोपोस्फियर, है ना. लेकिन यही पोल्स, जब पोल्स में पहुंचोगे ऐसे पोल्स में, तो ये ट्रोपोस्फियर बहुत जल्दी मिल जाता है. 8 किलोमीटर तक ही खत्म हो जाता है. और पोल्स में क्या हो जाता है, ये 18 किलोमीटर तक स्ट्रेच हो जाता है. ठीक. क्यों हो जाता है पोल्स में 18 किलोमीटर तक स्ट्रेच? क्योंकि वो एट अ पॉइंट जो बहुत ज़्यादा बंद रहता है, बाकी जगह जैसे सर्कल में रहता है तो वो हाइट ज़्यादा होगा. पोल्स एकदम एक नॉर्थ पे साउथ पे रहता है. नॉर्थ में तो अर्थ और स्फेरिकल शेप में रहता है. ओ वहाँ, अरे ग्लोब कहाँ गया, उस क्लास में है ग्लोब. ये अभी तक समझेंगे. सॉलिड स्फीयर है, हम इसके ऊपर रहते हैं, सरफेस पे रहते हैं. तो कहीं से भी चारों तरफ से देख लो आप, तो एक सर्कल बनेगा. अर्थ के सरफेस से एक पूरा सर्कल बनेगा जो ट्रोपोस्फियर है, पूरा सर्कल बनेगा, है ना. तो गैशियस डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर का एक एरिया बनेगा जो अर्थ के चारों ओर एनसर्कल करेगा, जिसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है. पोल्स के पास जब जाएंगे हम तो ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर तक ही होता है. लेकिन अभी उसको मैं नीचे का लाया. हाँ चलो चलेगा.
तू गलत समझा, तो अभी मैं तेरे को क्लियर कर देता हूँ। ये है अर्थ, ये है Earth। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, और मैंने क्या कहा कि इसके ऊपर क्या है सब, ये इसके बाहर, सर्कल के बाहर पूरा क्या है, एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर है, सर्कल के ऊपर चले जाओ उधर, हमें पता नहीं इन्फिनिटी तक, ये क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे हैं। किसी भी साइड से तुम देख लो, हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अर्थ के सरफेस से एवरेज हाइट 13 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फियर। 13 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर है ना। अब ये ट्रोपोस्फियर क्या बोल रहा है कि ऐसा एनसर्कल करेगा पूरा ट्रोपोस्फियर, एक सर्कल। ये क्या बोल रहा है, पोल्स के पास जब ये आएगा, पोल्स के ऊपर जो ये ट्रोपोस्फियर है, ये 8 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है, 8 किलोमीटर तक ही ट्रोपोस्फियर है। और क्या बोल रहा है, जैसे ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, ये है ना इक्वेटर, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास ये ऊंचा हो जाता है, 18 किलोमीटर तक हो जाता है ट्रोपोस्फियर। ऐसा क्यों, ये पूछ रहा था। ट्रोपोस्फियर में 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर स्ट्रेच क्यों हो जाता है, देखो सर मैंने क्या बोला कि अगर आप बोलोगे एटमॉस्फेयर सबसे डेंस कहाँ है, सबसे डेंस एटमॉस्फेयर बोल रहा हूँ ना, पूरा पूरा एटमॉस्फेयर, सबसे डेंस क्या बोल रहा है, अर्थ सरफेस के नियर होता है, अर्थ सरफेस के नियर होता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, गैसेस का कंसंट्रेशन मेजर यही है, हैवी गैसेस यही होंगी, लाइटर गैस ऊपर होंगी, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। अभी इक्वेटर पर ज़्यादा गर्मी होती है, पता है आपको, इक्वेटर पर ज़्यादा गर्म होता है, क्यों, क्योंकि द सन रेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। पहले वाला वीडियो याद होगा तो यही है। तो हमेशा इक्वेटर हमेशा गर्म होता है, यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, तो भैया यहाँ की सरफेस हीट होगी, और हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ की जो गैसेज हैं वो क्या होंगी, वो भी हीट होंगी, और गैस हीट होकर क्या होती है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगी ना, ऊपर, इसका ऊपर मतलब यहाँ पे इधर ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर चला जा रहा है, तो फिर ट्रोपोस्फियर का वो इसीलिए 18 किलोमीटर तक स्ट्रेच होता है। पोल्स पे 8 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर स्ट्रेच होता है, क्यों, क्योंकि ये ठंडा है, तो यहाँ पर गैसेस क्या होती है, ज़्यादा डेंस होती है, इसलिए वो नीचे। अभी आया क्या भाई, अब देखो इसकी खासियत, टिजरेंस डी बोर्ड डिस्कवर ट्रोपोस्फियर, एक साइंटिस्ट का नाम है, लड़के झटके आजकल पूछ सकता है, तो वो दे दिया टिजरेंस डी बोर्ड, एक इसी ने डिस्कवर किया था ट्रोपोस्फियर को भी और स्ट्रेटोस्फियर को भी। आप कभी नाम पूछ देता है, मैं बता रहा हूँ, पीएससी ऐसा ही है। ये वो बलून से ऊपर हाइट में जाता था, तो उसी ने डिस्कवर किया था सबसे पहले ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर, है ना। तो ये किसका इन्वेंटर कौन है, टिजरेंस डी बोर्ड, आपके उसमें है। उसके बाद देखो एवरेज हाइट 13 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस, ये जान गए आप। दूसरा क्या, एट पोल्स इट इज 8 किलोमीटर, एट इक्वेटर इट इज 18 किलोमीटर। द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर। अब ऐसा बोल सकते हो, द थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फियर इज हाईएस्ट एट द इक्वेटर। क्यों, अर्थ के सरफेस से उस हाइट तक पूरा ट्रोपोस्फियर है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर सबसे ज्यादा थिक कहाँ है, इक्वेटर। 18 किलोमीटर तक थिक है, तो सबसे ज्यादा थिक कहाँ है, इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा थिन कहाँ है, पोल्स। ठीक, एक ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद वेदर एंड क्लाइमेट रिलेटेड इवेंट्स अकर इन दिस ट्रोपोस्फियर। ये देखो इस ट्रोपोस्फियर अर्थ के सरफेस से इस बीच की खासियत क्या है, ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स अकर हियर, जैसे प्रेसिपिटेशन, क्लाउड्स भी यहीं बनेंगे। वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड सारी इवेंट्स कहाँ अकर होंगे, यहीं होंगे, ट्रोपोस्फियर में। लाइटनिंग बोल लो, फॉग बोल लो, फ्रॉस्ट बोल लो, जितने वेदर और क्लाइमेट से रिलेटेड इवेंट्स है वो कहाँ होंगे, इट विल अकर इन ट्रोपोस्फियर, यही होंगे,
ठीक है। अब जो भी बोल लो, देखो इवापोरेशन यही होगा, कंडेंसेशन यही होगा, प्रेसिपिटेशन, फॉग, क्लाउड्स, ड्यू, फ्रॉस्ट, स्नो, हेलस्टॉर्म, थंडर, लाइटनिंग, साइक्लोन्स। इंपॉर्टेंट और क्या है आपको याद रखना, साइक्लोन्स याद रखना, यही यही बने साइक्लोन्स, साइक्लोन्स, ठीक। तो ज्योग्राफी में अपन साइक्लोन भी देखेंगे आगे चलकर, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन देखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आप क्या याद रखोगे, ऑल वेदर एंड क्लाइमेटिक इवेंट्स अकर इन ट्रोपोस्फियर ओनली। अब वेदर जो साइक्लोन क्या है, किससे रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड है, हेलस्टॉर्म किससे रिलेटेड है, वेदर से रिलेटेड, फ्रॉस्ट, ड्यू, फॉग, जितना आप सोच सकते हो, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, लाइटनिंग, थंडर, क्लाउड, सब कुछ यही होता है, ट्रोपोस्फियर में होता है, ठीक। और कुछ देख लें, 75% ऑफ टोटल गैसियस मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कंसंट्रेटेड इन द ट्रोपोस्फियर। 75 पूरे गैस का 75% ऑफ मास इज कंसंट्रेटेड इन ट्रोपोस्फियर ओनली। इसीलिए तो हम बोल रहे हैं सबसे ज्यादा डेंस जो एटमॉस्फेयर है, सबसे ज्यादा डेंस कहाँ है, ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। उसके बाद विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड इन द ट्रोपोस्फियर द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर डिक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे ट्रोपोस्फियर में हम ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 165 मीटर। सरफेस से जितना, अगर पर 165 मीटर, कितना 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा, 1 डिग्री सेल्सियस फॉल होगा। जब अपन नॉर्मल अपन एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे अपन पहाड़ों पे जाते हैं ठंडा लगता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक और कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि ट्रोपोस्फियर में एक इवेंट क्या होता है, with every 165 meter of height there is a fall of temperature by 1 degree Celsius। उसके ऊपर फिर 165 मीटर ऊपर जाओगे फिर 1 डिग्री गिरेगा, फिर 165 मीटर ऊपर जाओगे फिर 1 डिग्री गिरेगा। इस तरह से लगभग 1000 मीटर के आसपास लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस डिग्री क्या होता है, फॉल हो जाती है ऊपर। मतलब एक चीज याद रखना कि ट्रोपोस्फियर में विद द इंक्रीज इन एल्टीट्यूड देयर इज अ फॉल इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम इस ट्रोपोस्फियर में ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। ये याद रखना है क्योंकि हर स्फीयर में अलग अलग चीजें होंगी, ठीक है। तो आप टेम्परेचर के मामले में आपको एक पॉइंट बिल्कुल याद होना चाहिए कि with the increase in altitude in troposphere there is a fall in temperature। और कभी प्रिसाइजली पूछ दिया तो कितना, in every 165 meter of altitude there is a fall of 1 degree Celsius, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया, ओके। And this event means the falling of temperature in every 165 meter of height is called normal lapse। It's in your notes. It's called, this event is called normal lapse, ठीक है। हाँ, एग्जाम में सेंसस के अलावा कोई और भी, अरे नहीं वो इसी तरह कलाकारी नहीं करेगा, एनसीईआरटी में जो दिया वही पूछेगा। तो बोल रहा फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर बिल्कुल से, फ़ारेनहाइट केल्विन में, वो तो फिजिक्स में पढ़ेगा ना कन्वर्ट करना, तो अगर पूछ लिया तो कन्वर्ट कर लेना। तो जो बायो वाले होंगे फिजिक्स तुमको तो याद भी होगा कैसे कन्वर्ट करते हैं सर। हाँ, उसमें 165 तो लेंगे और ट्रोपोस्फियर के ऊपर से चालू करेंगे। नहीं भाई, अर्थ के सरफेस से 13 किलोमीटर एवरेज हाइट तक इट इज ट्रोपोस्फियर है, ठीक। तो सरफेस से बोल रहे हैं, तो सरफेस से, हाँ सरफेस से विद एवरी 165 मीटर ऑफ एल्टीट्यूड देयर इज अ फॉल ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। ट्रोपोस्फियर के ऊपर भी चलते जाएंगे तो भी गिर नहीं अभी हम केवल ट्रोपोस्फियर पढ़ रहे हैं, अच्छा, कहीं रिवर्स भी होगा ना। तो अभी अपन केवल ट्रोपोस्फियर पढ़ रहे हैं। ट्रोपोस्फियर मतलब ट्रोपोस्फियर के लिमिट तक अपन पढ़ रहे हैं। ये इवेंट यहाँ होता है। ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक रहता है? 130 ही बोले क्या? अभी तो 16 था कहाँ अभी तक साला हरी 8 पोस्ट तक 8 किलोमीटर बोले आप, देख। वो थिकनेस सुन। डिक्रीज होता जाती है। तेरा ध्यान उस समय कहीं और चला गया पक्का। और सरफेस है ये पूरा, हाँ, एवरेज हाइट कितनी हाइट तक ट्रोपोस्फियर है, सरफेस से 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है, ठीक। 13 हाँ, है ना। ये पूरा ट्रोपोस्फियर इसके सर्कल में हाँ। एनसर्कल कर रहा है। हाँ,
at equators हाँ it is at the thickness of troposphere 18 किलोमीटर is more, हाँ, है ना, it's more thick at equators. कहाँ तक? 18 किलोमीटर से चला जाता है troposphere. ठीक है At poles 8 किलोमीटर. 8 किलोमीटर हाँ, ठीक है तो पोल्स पे ट्रोपोस्फियर की थिकनेस सरफेस से पूरा अपर लेवल तक ये ट्रोपोस्फियर है. उसके बाद तो ट्रोपो पास आ जाएगा, उसके बाद ट्रोपो पास आ जाएगा, फिर स्ट्रेटोस्फियर नेक्स्ट लेयर शुरू हो जाएगा. तो अभी अपन केवल ट्रोपोस्फियर. ट्रोपोस्फियर हाँ सर तो वो जो आप 6.5 डिग्री बोले और 165 में 1 डिग्री कम हो रहा है वो अर्थ के सरफेस से जैसे अर्थ ऊपर से सरफेस से तो टोटल 1072 किलोमीटर हो रहा है टोटल अरे उतना एग्जैक्ट कैलकुलेट क्यों करता तो सर है? मैं ये बोल रहा था कि जैसे ट्रोपोस्फियर है ट्रोपोस्फियर आप बोले अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक लगभग एवरेज ठीक है और पोल साइड जा रहे हैं हम लोग एक साइड किलोमीटर में जा रहे हैं हाँ। 18 और 8 का फर्क हो रहा है उधर साइड तो सर मैं बोल रहा हूँ जैसे और ऊपर जाएंगे ऊपर जाते जाएंगे और ऊपर वो अभी वहां मत जा. तो 1000 किलोमीटर पहुंच जा रहा है 6.5 डिग्री सेल्सियस हाँ वो एवरेज लेके लिखा हुआ है तो मैथमेटिक्स क्यों लगा रहा है इसमें? मैथमेटिक्स मत लगा इसमें. एवरेज हाँ वैसे में तो ऊपर पहुंच जाएंगे ना ट्रोपोस्फियर बहुत ऊपर पहुंच जाए हाँ। लेकिन जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है वो वहाँ के हिसाब से बता रहा है. जैसे इक्वेटर पर 13 किलोमीटर तक है. हाँ अगर इक्वेटर पे जब कोई आदमी है तो 165 मीटर में हर 165 मीटर हायर एल्टीट्यूड पे 1 डिग्री सेल्सियस डाउन डिक्रीज होता है डिक्रीज होता है. डिक्रीज होता है हाँ तो मतलब नीचे वो सिर्फ 45 है, नीचे 45 डिग्री सरफेस पे हाँ। एक 165 मीटर ऊपर चला जाए हाँ 44 हो गया. 44 फिर 165 मीटर और ऊपर चला जाए 43 हो गया. ऐसा है. तो मतलब उसके ऊपर मतलब हम लोग ट्रोपोस्फियर भी क्रॉस कर देंगे सर उसमें अभी करेंगे हाँ मतलब ये डिग्री जो सेल्सियस कम हो रहा है नहीं तो उतना मत कर. जहाँ पे सबसे एक्सट्रीम होगा ना केवल वैसे ही मैथमेटिक्स काउंट मत कर. ठीक. ओके नाउ ट्रोपोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ हाइट इज ड्यू टू जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका कारण क्या है? ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ गैसेज एंड एयर प्रेशर एंड रिडक्शन ऑफ पार्टिकुलेट. है ना. जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या होगा? डेंसिटी डिक्रीज होगी, डेंसिटी डिक्रीज होगी, इसीलिए टेम्परेचर फॉल होगा. इसीलिए टेम्परेचर फॉल होगा. ठीक है. अच्छा नाउ ट्रोपोस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स. अब देखो ये जो ट्रोपोस्फियर है अरे ये ऐसा क्यों होता है? इसको छूता हूँ तो गायब हो जाता है. इसको ये ट्रोपोस्फियर है ना. ट्रोपोस्फियर को हम 2 लेयर में बांट सकते हैं. ये जो पूरा ट्रोपोस्फियर है इसको हम 2 लेयर में बांटेंगे. ये लोअर लेयर होंगे, ये अपर लेयर. ठीक है. लोअर लेयर एंड अपर लेयर. लोअर लेयर को दिस लोअर लेयर इज आल्सो कॉल्ड एब्रेसिव लेयर. एब्रेसिव लेयर कलर सही नहीं है. This lower layer is also called abrasive layer or frictional layer है ना. जो लोअर लेयर है उसको अपन एब्रेसिव लेयर भी कहते हैं और फ्रिक्शनल लेयर भी कहते हैं. क्यों कहते हैं फ्रिक्शनल लेयर? इस लेयर में क्या होता है? ट्रोपोस्फियर के इस लोअर लेयर में क्या होता है? भाई हम जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे क्या है? लैंड फॉर्म्स मिलेंगे हमको, है ना. पहाड़ मिलेंगे, गड्ढे मिलेंगे, नदियाँ मिलेंगी, ऐसा मिलेगा. तो ये क्या होता है? एक्चुअली द एयर एंड विंड्स इन दिस लेयर दे आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय दिस अर्थ सरफेस स्ट्रक्चर्स. ठीक है. माउंटेन, गड्ढे सब. तो इससे क्या होता है कि एयर जो होता है, एयर और जो विंड होती है इस लेयर में, उसको अर्थ के स्ट्रक्चर्स ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं. तो वही हो जाता रगड़, दोनों रगड़ते हैं. एयर और जो अर्थ के स्ट्रक्चर्स हैं वो रगड़ खाते हैं. इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल लेयर. ठीक. अब इससे खास बात
इसकी हाइट 1 से 3 किलोमीटर, कितनी होती है इसकी हाइट? 1 से 3 किलोमीटर, 1 से 3 किलोमीटर इसकी हाइट। देखो 1 से 3 किलोमीटर, तो जो एब्रेसिव लेयर है, फ्रिक्शन लेयर है, वो ट्रोपोस्फियर में कितने हाइट से होती है? और सरफेस से 1 किलोमीटर तक नहीं, 1 से 3, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसके बाद देखिए अपर लेयर, द अपर लेयर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज, देखो अब देखो ट्रोपोस्फियर का ये वाला लेयर क्या है? ये लेयर अपर लेयर, ठीक, 13 किलोमीटर मैक्सिमम एवरेज हाइट बोल रहे हैं, तो वहां तक क्या है? अपर लेयर है। और साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स यहाँ बनते हैं, मतलब 3 किलोमीटर के अबव, ठीक। ये वाला लेयर यहाँ क्या होता है? साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स, ये ठीक। अब देखो ये लेयर हमारा खत्म होने वाला है। द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इंक्रीजेज इन समर एंड डिक्रीजेज इन विंटर। एक और फैक्टर आप समझ लो, ये जो ट्रोपोस्फियर की जो हाइट है ये समर में इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी भाई? अर्थ सरफेस हीट होगा, गैस हीट होगी, तो ये राइज अप होगी, इसलिए ट्रोपोस्फियर की हाइट समर में बढ़ जाती है और विंटर में कम हो जाती है, एक फैक्टर। दूसरा, जेट स्ट्रीम करंट्स फ्लो इन ट्रोपोस्फियर, एक और फैक्टर आप याद रखना, जेट स्ट्रीम्स, जेट स्ट्रीम्स। अब जेट स्ट्रीम्स क्या होता है? पावरफुल विंड, पावरफुल विंड, तो ये कहाँ? इस ट्रोपोस्फियर में ही होता है, ऊपर नहीं होगा, ये कहाँ होता है? ट्रोपोस्फियर में ही होता है। आपके नोट्स में है, आपसे सीधा सीधा पूछेगा कि जेट स्ट्रीम कहाँ फ्लो करती है? ट्रोपोस्फियर। साइक्लोन्स, एंटी साइक्लोन्स कहाँ बनते हैं? ट्रोपोस्फियर। अगर उसके अंदर भी ऐसा पूछ दिया कि वो बाइफरकेट कर दिया कि भैया ये जो फ्रिक्शनल लेयर है तो विंड्स और वो ऑब्स्ट्रक्ट करती है, ऐसा इतना पूछेगा नहीं, लेकिन ये पूछ सकते हैं आपसे कि साइक्लोन और एंटी साइक्लोन्स लोअर ट्रोपोस्फियर में बनते हैं कि अपर ट्रोपोस्फियर में बनते हैं कि स्ट्रेटोस्फियर में बनते हैं, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो कहाँ बनते हैं? अपर ट्रोपोस्फियर। नहीं, जेट स्ट्रीम नहीं, जेट स्ट्रीम का वो नहीं बताया अपर, वो यही बता रहा है, मतलब वो हाँ यही होता होगा, यही बताया नहीं लेकिन यही होगा, अपर, ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ये जो ट्रोपोस्फियर है ये खत्म होने वाला है और स्ट्रेटोस्फियर शुरू होने वाला है। तो कुछ हद तक, कुछ समय तक ये जो लेयर होता है ना, जो बाइफरकेट करेगा इसको, स्ट्रेटोस्फियर से ट्रोपोस्फियर को बाइफरकेट करेगा, इसे क्या कहा जाता है? ट्रोपोपास। ये क्या कहा जाएगा? ट्रोपोपास, ट्रोपोपॉस। भाई एक होगा ना कहीं पर कि कहीं पर, हाँ भाई यहाँ से स्ट्रेटोस्फियर शुरू होता है, तो उस दोनों के, इसके स्टार्टिंग पॉइंट, इसके एंडिंग पॉइंट, एक थिन लेयर को अपन क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉस। तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रोपोपॉस सेपरेट्स ट्रोपोस्फियर फ्रॉम स्ट्रेटोस्फियर, समझ गए? अब देखिए अपन पहुंच गए कहाँ? स्ट्रेटोस्फियर। दिस लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय सेम, उसी ने डिस्कवर किया था, टीजरस डी बोर्ड। Increase in the temperature of the stratosphere is due to absorption of solar ultraviolet radiation. अब देखो, with respect to this layer, troposphere, the temperature is high here. The temperature is high here. Fine.
द टेम्परेचर इज हाई हियर। ये कलर दिख रहा है तुम्हें? द टेम्परेचर इज हाई इस स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों? सर वहाँ पे से ओजोन अब एक और चीज सुनिए, यही स्ट्रेटोस्फीयर में यू विल फाइंड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ट्रोपोस्फीयर। अब एक और फैक्ट जान गए आप, ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में कि ट्रोपोस्फीयर में? स्ट्रेटोस्फीयर। और ओजोन लेयर आप जानते हो क्या करता है ना? अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ओजोन लेयर क्या करता है, इसको ऑब्जर्व कर लेता है, प्रोटेक्ट करता है। वो ऑब्जर्व कर लेता है, उसको अर्थ के इसमें ये ट्रोपोस्फीयर में आने नहीं देता है ना। ओजोन लेयर यही करता है, ट्रोपोस्फीयर में आने नहीं देता। तो क्या होता है कि चूंकि वो ऑब्जर्व कर लेता है अल्ट्रावायलेट रेज को, so this stratosphere is much more heated than as compared to troposphere। ज्यादा गर्म होगा ये, है ना। चलो अब देखो, द स्ट्रेटोपॉज सेपरेट्स इट फ्रॉम मेसोपॉज। बिल्कुल क्लियर। इसके ऊपर वाला कौन सा? मेसोस्फीयर है। इसके ऊपर वाला क्या है? मेसोस्फीयर। तो जाहिर सी बात है, ये यहाँ पर जो सेपरेट करेगा इसको क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ पर हमने क्या कहा, ट्रोपोपॉज, तो ये क्या होगा? स्ट्रेटोपॉज। ठीक। उसके बाद देखो, हाइट 50 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर की हाइट देखो, कहां तक मिलेगा अपने को स्ट्रेटोस्फीयर? 50 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, है ना। मतलब भाई 13 किलोमीटर के बाद मिलेगा और 50 किलोमीटर तक मिलेगा। समझ गया? अर्थ सरफेस से बोलेगा तो किस हाइट पे? 50 किलोमीटर, अप टू 50 किलोमीटर। लेकिन 50 किलोमीटर 13 किलोमीटर के ऊपर ही मिलेगा ना ये, क्योंकि उससे पहले तो ट्रोपोस्फीयर है। ठीक। उसके बाद देखो, एयर मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक और खासियत, जो एयर मूव होती है ना, वो किस डायरेक्शन में मिलती, किस डायरेक्शन मूव करती है? ऐसा, हॉरिजॉन्टल। एयर का मूवमेंट कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। अब सिंस एयर मूव्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना, और क्या होता है कि यहाँ पर वेदर और क्लाइमेटिक इवेंट्स नहीं होते, क्योंकि वो तो यही हो जाते हैं। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, सब कुछ कहाँ हो जाता है? क्लाउड फॉर्मेशन सब यही हो जाता है। और एयर भी हॉरिजॉन्टल मूव करती है, सो इट बिकम्स आइडियल फॉर फ्लाइट्स। तो जो एरोप्लेन होती हैं वो ट्रोपोस्फीयर की हाइट पे नहीं उड़ती हैं, वो यहाँ उड़ती हैं। और क्यों उड़ती हैं? क्योंकि यहाँ पर विंड हॉरिजॉन्टल रहता है। यहाँ पर विंड कैसे रहता है? ये देखो, हॉरिजॉन्टल। विंड का फ्लो कैसा है? हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल भाई तो एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करेगा। यहाँ से उठे, हाइट में पहुंचे, स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचे, अब एयर हॉरिजॉन्टल है तो भैया ये तो हेल्प करेगा ना, तो बड़े आराम से चली जाती है। और इसलिए भी ये फ्लाइट्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी क्लाइमेटिक और वेदर इवेंट्स नहीं। अब मान लो बिजली कड़कती इस यहाँ पर और यही प्लेन जाते, है ना, तो फिर हर प्लेन हर 10 में से 4-5 तो गिर ही जाते हैं। ये होगा, फिर पता चला ऊपर साइक्लोन में घूम घूम के कहीं चौपट हो गया। इसलिए स्ट्रेटोस्फीयर बिकम्स आइडियल फॉर फ्लाइट्स। सर फायदा बताओ है, फ्यूल बच जाता है उन लोग का। फ्यूल भी बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? फ्यूल दो तरीके से बच सकता है। देख, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, ये रोटेशन है अर्थ का, है ना। अब मान लो कोई यहाँ है, इसको यहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है, तो ये कौन सा पाथ चूज करेगा? ऐसा। यहाँ देखो, हमारा जो समारू वर्मा है वो यहाँ है, उसकी एक्स लड़की मकाम यहाँ है, इसको उससे मिलने जाना है, बहुत दूरी है। ये ना ग्लोब में छोटा दिख रहा है लेकिन दूरी बहुत, फ्लाइट में ही जा सकता है। तो इसकी जो फ्लाइट है वो इस डायरेक्शन में ऊपर जाके इधर जाएगी, किधर जाएगी? अगले वो यहाँ से फ्लाइट पकड़ेगा, ऊपर हवा में गया, अर्थ तो घूम रही है, तो ये लड़की भाई यहाँ पहुँच जाएगी कुछ घंटे बाद, तो ये लंबी दूरी नहीं हो जाएगी। तो ये फ्लाइट इसकी जानता है किस डायरेक्शन चलेगी, ऐसे चलेगी, इसीलिए विंड सब ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में। क्यों? यहाँ से फ्लाइट उड़ी और अर्थ तो घूम ही रहा है ना, वो स्पॉट घूम के पास आ जाएगा, डिस्टेंस बचेगा। इसको ऐसे समझ लो, एक इस पॉइंट पे है, एक इस पॉइंट पे है,
हाफ सर्कल, है ना, इसको इससे मिलने जाना है और अर्थ जानते हो ऐसे घूमती है, तो इसको लिए शॉर्टकट रूट क्या पड़ेगा, इधर से ऐसा जाना कि इधर से ऐसा, इधर से ऐसा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये मान लो 6 घंटे लगना है इसको फ्लाइट, 6 घंटे में तो ये क्वार्टर घूम जाएगी, 6 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। एक ये भी हो गया, एक तो फ्लाइट जो है प्रेफर करती हैं कि जो रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन है ना उसके हिसाब से चलना, और दूसरा क्या, स्ट्रेटोस्फीयर में जाएंगे तो एयर हॉरिजॉन्टल मूव कर रही तो भी सपोर्ट करेगा, फील बचाएगा। सर उसका भी कोई डायरेक्शन है क्या? किसका? जो हॉरिजॉन्टल नहीं, वो विंड का कोई डायरेक्शन नहीं है वहाँ पर, वो ऐसे भी हो सकती है ऐसे भी हो सकती है, वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर मान लो ऐसे चल रही है उस समय तो उनको फायदा है। ठीक, आइए, वैसे नॉर्मली जो रोटेशन होता है अर्थ का ना, वैसे ही विंड फ्लो करती है वहाँ। ठीक, उसके बाद देखिए एक सीरियस क्लाउड। अब एक और चीज, नॉर्मली सारे क्लाउड्स हमारे कहाँ फॉर्म होते हैं, ट्रोपोस्फियर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाटर वेपर ना इस ट्रोपोस्फियर से ऊपर पहुंच जाता है, कभी कभी ओकेजनली होता है ये, तो ये वाटर वेपर ऊपर पहुंच जाता है तो फिर कंडेंसेशन से वहाँ क्लाउड फॉर्म कर लेता है। तो कभी अचानक पूछ सकता है आपसे कि क्लाउड्स के भी फॉर्म होते हैं, यहाँ कौन सा क्लाउड कभी आपको मिल सकता है, सीरियस क्लाउड। कौन सा क्लाउड? सीरियस क्लाउड, नाम है इसका सीरियस क्लाउड। ठीक है, एक ये नैक्रियस क्लाउड्स, इसको और क्या बोलते हैं, नैक्रियस क्लाउड्स, एक ये हो गया। फिर ओजोनोस्फीयर आपको पता चल गया, आप ओजोनोस्फीयर का देख लो। इसके बाद 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर, ये कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में, अर्थ के सरफेस से कितना, 15 से 35 किलोमीटर के बीच, लगभग 20 किलोमीटर थिक ओजोन लेयर। ठीक है, समझ गए? तो ओजोन आपको पता हो गया कि ओजोन जो लेयर है वो कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब इसीलिए उस 15 से 35 किलोमीटर को ओजोनोस्फीयर भी कह देते हैं, और इसकी थिकनेस कितनी है, अराउंड 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर मोटा है ना। चलो, ये खत्म हो गया। अब ये स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो गया, अब स्ट्रेटोस्फीयर खत्म हो गया। अब स्ट्रेटोस्फीयर और मेसोस्फीयर को क्या डिवाइड करेगा, मेसोपॉज। क्या डिवाइड करेगा, मेसोपॉज। मेसोपॉज ये डिवाइड करेगा। अब मेसोपॉज में आ जाते हैं, मेसोस्फीयर में आ जाते हैं। द एक्सपेंशन इज 50 किलोमीटर टू, अरे 8 नहीं है यार, ये 80। अब ये जो मेसोपॉज है ये कहां से कहां तक है, 50 टू 80, 50 किलोमीटर टू 80, ये मेसोस्फीयर। ठीक है, 50 किलोमीटर अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर से शुरू होगा 80 किलोमीटर तक। सर इसको मेसोपोज बोलेंगे? नहीं, ऊपर वाले को बोलेंगे? मेसो देखो, जहाँ मेसोपोज एक थिन लेयर जो एटमॉस्फेयर के इन दो लेयर्स को वो करती, सेपरेट करती। तो मान लो ट्रोपोस्फियर से अपन ऊपर जा रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फियर एक कोई लेयर होगी जो इसको बाइफरकेट करेगी, दैट इज ट्रोपोपॉज। स्ट्रेटोपॉज और मेसोस्फीयर को कौन डिवाइड अलग करेगा, स्ट्रेटोपॉज, और मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर को मेसोपॉज ऊपर वाला। हाँ, उल्टा बोलो। दिस इज ट्रोपोपॉज, दिस इज स्ट्रेटोपॉज। ये मेसोपॉज नहीं, स्ट्रेटोपॉज। ठीक, ये जो है ये क्या है, स्ट्रेटोपॉज। और इसका ये जो मेसोस्फीयर है कहां से कहां तक, 50 किलोमीटर टू 80, ये हो गया। उसके बाद देखिए, देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर इन मेसोस्फीयर विद द इंक्रीज इन हाइट। अब फिर से देखो, ये तो गर्म रहता है, यहाँ पर डिक्रीज नहीं बोल रहा है ना, यहाँ डिक्रीज नहीं बोला कि यहाँ एल्टीट्यूड के साथ डिक्रीज होगा टेम्परेचर, यहाँ नहीं बोला। लेकिन फिर मेसोस्फीयर में फिर क्या होगा, जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाओगे टेम्परेचर फॉल होगा। तो ऐसे ध्यान रहेगा आपको, टेम्परेचर विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड टेम्परेचर फॉल्स। कहाँ कहाँ, एक तो ट्रोपोस्फियर में और एक मेसोस्फीयर। ये क्लियर है, ये याद रखना। एक यहाँ पर डिक्रीज होगा टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, और एक यहाँ ट्रोपोस्फियर। The temperature drops at -100 डिग्री सेंटीग्रेड at the upper limit of mesosphere। अब देखो टेम्परेचर कितना फॉल हो सकता है, 80 किलोमीटर तक है मेसोस्फीयर, ये अपर लिमिट है। अपर लिमिट में कितना टेम्परेचर फॉल हो सकता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड।
अरे यहाँ पर विद एवरी एल्टीट्यूड विद एवरी 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप्स, जैसे से ऊपर जाएंगे फिर भैया ये गर्म रहता है, ये गर्म रहता है क्यों? ओजोन है यहाँ पर। और इसके ऊपर जब मेसोस्फीयर में पहुँच गए तो यहाँ जैसे जैसे अपन हाइट में ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर फॉल होता जाएगा, और जो एक्सट्रीम लिमिट है 80 किलोमीटर्स, वहाँ पर कितना तक पहुँच जाता है? -100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गया ओके। और ऑन गोइंग नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड्स, अब ये देखो मेसोस्फीयर में कौन सा क्लाउड मिल सकता है आपको? नॉक्टिल्यूशियस, नॉक्टिल्यूसेंट। ये मेसोस्फीयर में कौन सा क्लाउड मिल सकता है आपको? नॉक्टिल्यूसेंट। अरे नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा क्लाउड? सीरस क्लाउड स्ट्रेटोस्फीयर में, और यहाँ पर कौन सा क्लाउड? नॉक्टिल्यूसेंट क्लाउड। ठीक है, उसके बाद देखो थर्मोस्फीयर। अब ये थर्मोस्फीयर पे आ गए हम लोग। ठीक, थर्मोस्फीयर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये पूरा मतलब आपको क्या बोल रहा है? आफ्टर 80 किलोमीटर्स पूरा ओके। सॉरी, थर्मोस्फीयर में, अभी थर्मोस्फीयर में हम लोग एक्सोस्फीयर में पहुंचे ना, थर्मोस्फीयर। अब इसकी खासियत देखो, ये जो थर्मोस्फीयर है उसका रेंज 80 से 150 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर क्या है? इसका रेंज क्या है? ये थर्मोस्फीयर है जिसको मैं बोल रहा हूँ। थर्मोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एक एक्सोस्फीयर ये हो गया और एक आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर ये इसमें अलग से बना दिया, लेकिन मैं बता दूं आपको, ये जो थर्मोस्फीयर है ना, इसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो इनिशियल लेयर है थर्मोस्फीयर की, जो इनिशियल लेयर है, जो शुरुआती लेयर है, वो क्या कहलाएगी? आयनोस्फीयर। लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज आयनोस्फीयर एंड द अपर लेयर ऑफ थर्मोस्फीयर इज एक्सोस्फीयर। अब अपन सबसे पहले क्या करते हैं? 80 to 400 किलोमीटर। आयनोस्फीयर का रेंज क्या है? 80 से लगभग 400 किलोमीटर, 80 से 400 किलोमीटर। और इसके बाद आयनोस्फीयर के बाद जो एक्सोस्फीयर है ना, तो 400 किलोमीटर से इंफिनिटी। समझ गया? थर्मोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 layers. The initial layer is ionosphere, which stretches from 80 to 400 kilometers, and after 400 kilometers till infinity it is exosphere. ये क्लियर है? अब अपन सबसे पहले पकड़ते हैं आयनोस्फीयर। अच्छा, ये थर्मोस्फीयर क्यों बोलते हैं? आयनोस्फीयर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि 80 से 400 किलोमीटर तक देयर आर चार्ज पार्टिकल्स। यहाँ क्या है? चार्ज पार्टिकल्स, आयंस चार्ज पार्टिकल्स है। अब चार्ज पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब ये है कि रेडियो वेव्स हम कम्युनिकेट कैसे कर पाते हैं? हम फ़ोन से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? हम फ़ोन से बात क्यों कर पाते हैं? हम मोबाइल फ़ोन से बात करते हैं। यहाँ पर क्या है? सैटेलाइट से यहाँ से सिग्नल भेजते हैं, हम किसी को रिंग करते हैं, यहाँ सिग्नल जाता है, और यहाँ से क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स हैं तो क्या हो जाएगा? वो रिफ्लेक्ट कर देगा रेडियो वेव्स को, और जब सिग्नल वापस आ जाता है तो ही हम बात कर पाते हैं। तो इसलिए the ionosphere is there is a predominance of charged particles, that is ions, in the lower layer of thermosphere. So this layer is ideal for communication system, है ना? तो इसलिए पॉसिबल भी होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो पहला कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा कहाँ पर है? ये कम्युनिकेशन सिस्टम, जो अपने जितने भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारे वो कहाँ डेवलप होते हैं? आयनोस्फीयर। एक बात ये हो गई। अच्छा, अब आयनोस्फीयर को 4 लेयर्स में बांट सकते हैं आप, D, E, F, G लेयर। अब आयनोस्फीयर देख लो, इधर ये जो आयनोस्फीयर है, मतलब यहां से लेकर आप ऐसा मान लो कि ये पूरा आयनोस्फीयर है। ठीक, 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर ये आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर हमको कितने लेयर मिलेंगे? 4। एक डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर, ऐसा 4 लेयर मिलेंगे। डी लेयर
E layer, F layer एंड G layer. अब देखो सबसे पहले D layer 80 to 99 किलोमीटर. ये जो D layer है ये कितना एक्सपेंड होता है? ये 99 किलोमीटर तक. कितने किलोमीटर तक? 90. 80 से जो लोअर लेवल सबसे पहला लेयर कौन सा होगा? D. 80 से 99 किलोमीटर तक क्या होगा? D layer. अब D layer की खासियत देखो. दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स बैक लो फ्रीक्वेंसी वेव्स. ये जो D layer की खासियत क्या है? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को ये रिफ्लेक्ट कर देता है. लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को क्या करता है? ये रिफ्लेक्ट करता है. और अगर लो फ्रीक्वेंसी वेव को ये रिफ्लेक्ट करता है तो मतलब मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को ऑब्जर्व कर लेता है ना. तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि ये जो डी लेयर है हमारे एनोस्फीयर का, ये क्या करता है? लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक, याद रहेगा. दिस लेयर इज रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन. एक और चीज, ये जो वेव है दिस लेयर इज रिलेटेड टू सोलर रेडिएशन. सो विद सनसेट इट वैनिशेस. हर रोज जब सूरज सनसेट होता है तो फिर ये डी लेयर गायब हो जाती है और जैसे ही सनराइज होता है ये डी लेयर वापस आ जाती है. ये क्लियर है? ज्यादा डीप नहीं जाना, इतना ही. उसके बाद अगला देख लो ई लेयर 99 से 150 किलोमीटर. ये कहां से कहां तक? 150 किलोमीटर. 99 से 150 किलोमीटर तक कौन सा लेयर है एटमॉस्फेयर में? ई लेयर. ई लेयर की क्या है? दिस इज आल्सो कॉल्ड केल्नी हेविसाइड लेयर. बस एक फैक्ट है आपके नोट्स में, केल्नी हेविसाइड लेयर. दिस लेयर रिफ्लेक्ट्स मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स, रेडियो वेव्स. अब इसकी खासियत क्या है? ये लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है और ये मीडियम एंड हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है, ये ध्यान रहेगा. ठीक, उसके बाद देखो दिस लेयर इज फॉर्म्ड बाय इंटरैक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो ये लेयर किससे बना है? इंटरैक्शन ऑफ सोलर अल्ट्रावायलेट फोटॉन्स विद नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. इतना टेक्निकल नहीं जाएगा, आपके नोट्स में लिख भले दिया नहीं जाएगा. दिस लेयर आल्सो वैनिशेस विद द सनसेट. क्योंकि इट इज आल्सो रिलेटेड विद सोलर रेडिएशन, सो विद एवरी सनसेट इट आल्सो वैनिशेस अवे. F layer 150 to 380. F layer 380 किलोमीटर तक F layer है. और F layer में क्या होता है? It is also called एब्रेटॉन. It reflects medium and high frequency. ये भी क्या करता है? मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करता है. और अगला वाला G layer 380 किलोमीटर के अबव, ये क्या है? G layer. 3 किलोमीटर के ऊपर 380 किलोमीटर के अबव क्या है? G layer. अच्छा, अब ये सारी चीजें तो हो गई. उसके बाद आ गया आपका एग्जॉस्फियर. सर हाँ. आयनोस्फीयर सब ये लेयर यही है आयनोस्फीयर. सिर्फ आयनोस्फीयर है. हाँ, आयनोस्फीयर 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ना. हाँ 400 किलोमीटर. तो मतलब 380 से 400, हाँ 380 से 400. देखो कुछ सोर्सेस में ना हाँ. 650 किलोमीटर भी बोल देता है. जो आयनोस्फीयर का रेंज बोल देता है ना, वो हाँ. कितना बोल देता है? 80 से 650 तक बोल देता है. लेकिन स्टैंडर्ड किताबों में इसको 400 किलोमीटर ही कहता है. 80 से 400 किलोमीटर. 400 किलोमीटर के बाद आप समझो क्या है वो? एग्जॉस्फियर पूरा. तो मतलब सर ये जी वाला लास्ट वाला है. हाँ, ये यही है आयनोस्फीयर में 400 किलोमीटर. मतलब 20 20 किलोमीटर. ठीक, बस इतना, इसको इतना ध्यान रख लो. फिर एग्जॉस्फियर, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. कुछ लिखने की जरूरत है? एग्जॉस्फियर इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. द डेंसिटी ऑफ एयर बिकम्स, ये बताओ, एक्सट्रीम लो कि एक्सट्रीम हाई? लो. अब एयर का डेंसिटी एक्सट्रीम लो होगा यहाँ पर. जितने ऊपर जाओगे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर सब खत्म हो गया. तो सब खत्म हो गया तो एयर की डेंसिटी सबसे लो कहाँ होगी? यही होगी, एग्जॉस्फियर में होगी. टेम्परेचर राइजेस अबव. अच्छा, अब चूंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा, तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होगा कम होगा? बहुत हाई होगा, बहुत हाई होगा. 500 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता है. 5000 डिग्री. ठीक, लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है कि 5000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर महसूस नहीं होता. यहाँ पे महसूस ही नहीं होता. यहाँ का टेम्परेचर एग्जॉस्फियर का 5000 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हमको महसूस नहीं होगा कि 5000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन होता है वहाँ. अब ये पूछना मत क्यों. ठीक,
मैग्नेटोस्फीयर इज इंक्लूडेड इन एग्जोस्फीयर। आपसे एक और फैक्ट, इसी एग्जोस्फीयर में एक और स्फीयर, इसको क्या कह देते हैं यहाँ पर, मैग्नेटोस्फीयर। कभी बोल दिया आपसे मैग्नेटोस्फीयर कहाँ है, तो वो एग्जोस्फीयर, ठीक, मैग्नेटोस्फीयर। उसके बाद वॉन वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज प्रेजेंट हियर। अब यहाँ पर इसी एग्जोस्फीयर में एक और क्या है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट इज प्रेजेंट हियर। एक फैक्ट कभी पूछ दिया कि ये बेल्ट कहाँ है, तो ये बेल्ट एग्जोस्फीयर में। वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहाँ है, एग्जोस्फीयर में, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, हियर चार्ज पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड बाय अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फॉर्म। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस लेयर पर एग्जोस्फीयर में जो चार्ज पार्टिकल्स उसको ट्रैप कर लेता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एग्जोस्फीयर में चार्ज पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है, इसीलिए उसको अपन क्या बोल रहे हैं, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। तो इसी बेल्ट में क्या होता है, एग्जोस्फीयर में ये बेल्ट पाया जाता है, और इन दिस बेल्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप्स चार्ज पार्टिकल्स, वो ट्रैप कर लेता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड ऑरोरा बोरिलिस, दो इवेंट होगा ना यहाँ पर, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरिलिस, ये दो इवेंट होते हैं। और ये दो इवेंट क्या है, दिस आर फिनोमेना ऑकर हियर व्हिच आर इलेक्ट्रॉन वेव्स फायर फ्रॉम अ टाइप ऑफ सोलर रेडिएशन। ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव्स, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव्स which are fired from a type of solar storm। solar storm समझ रहे हो ना, अभी होने वाला है। होता है। सोलर स्टॉर्म जब अकर होता है तो इलेक्ट्रॉन वेव्स फायर करता है। तो इसी एग्जोस्फीयर में ये दो फिनोमेना अकर होता है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा बोरिलिस। एंड विद दिस एंड्स हियर। एक और फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट सुना, ये देखो दिख रहा है पिक्चर में, कहाँ गया ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट आपको थर्मोस्फीयर में दिखाई दे रहा है, ये सैटेलाइट ना, नॉर्मल सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं, थर्मोस्फीयर। क्यों थर्मोस्फीयर में, क्योंकि चार्ज पार्टिकल यही है, कम्युनिकेशन सिस्टम यहीं से अवेलेबल होता है। लेकिन एक होता है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, वो बता देता हूँ आपको। ये सब जो पूरा लेयर है, ये जो मेसोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर के बाद वहाँ पे रीजन जो है ठंडा क्यों जाता है बाद में, उसका रीजन क्या हो, डस्ट पार्टिकल्स। कहाँ पर, स्ट्रेटोस्फीयर हीट रहता है, हाँ डिग्री सेल्सियस वो बढ़ते तो उसके लिए, वो इसलिए क्योंकि ओजोन है वहाँ। ओजोन क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। सर मेसोस्फीयर, हाँ मेसोस्फीयर। उसके बाद जस्ट जाने के बाद उसमें पूरा वहाँ का जो एरिया है वो डिक्रीज क्यों होता है वहाँ पे, डस्ट पार्टिकल्स का रीजन है उसके पीछे। डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पे रीजन क्या होगा, ठंडा क्यों हो जाता है वहाँ जाके, डिग्री मतलब फॉल क्यों होने लगता है टेम्परेचर वहाँ पे जाके। अच्छा, ऊपर में जो एयर डेंसिटी है हाँ वो बहुत लो हो गई, हाँ बहुत लो हो गई, बहुत हो गई। तो वहाँ टेम्परेचर हाई हो गया और वहाँ ठंडा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है, विद एल्टीट्यूड एयर डेंसिटी इज इंक्रीजिंग। एयर डेंसिटी इंक्रीजिंग मतलब वाटर वेपर तो नहीं होगा, लेकिन गैसेस तो होता है ना, गैस तो अभी वहाँ है ना, लाइटर गैस तो है ना वहाँ पर। 75 जितनी गैस है एटमॉस्फेयर में उसको 75% यहाँ है। हाँ लेकिन भाई इसके ऊपर अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है, यहाँ पर तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये अब्सॉर्ब कर लेता है, इसलिए हीट अप हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ भी तो कुछ गैसेस होंगी, तो ठंडा लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडा। ठंडा होने पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप बताए थे डस्ट पार्टिकल हाँ डिक्रीज वो होना। सीधा सीधा नहीं मालूम मेरे को, उसका रीज़न क्या है नहीं मालूम, और इतना डीप जाने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक। ये ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं पढ़ना है, मैं भी इसको सोचा नहीं क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं। वो तो डायरेक्ट भाई हम यहाँ पर जो गैस का नेचर जानते हैं वो तो जानते हैं। हाँ सर वो तो क्लियर है, लेकिन फिर उसके ऊपर में जैसे जैसे हम लोग जाते हैं तो उनके भी लेयर्स ऐसे यूनिफॉर्म रहेंगे कि उसका भी ऐसे बढ़ेगा और कम होगा,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं। यूनिफॉर्म रहेगा नहीं रहेगा मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना डिटेल इतना घुसना आपको यहाँ नहीं है। ज्योग्राफी यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल नहीं देना है ना, मैं तो बल्कि तुमको बहुत ज़्यादा बता दिया। ऊपर ना बहुत डीप था सर। ये नहीं, ये एटमॉस्फेरिक लेयर में तुमको बहुत ज़्यादा बता दिया है ना, बहुत ज़्यादा, इसलिए इतना टच कर दिया मैं, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ पीएससी का जो नेचर है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन वो इतना नहीं जाएगा क्योंकि वो आपसे ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड एकदम ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरह आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और जहाँ पे नहीं पूछता वो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेगा, और जहाँ नहीं पूछता तो वहाँ मैं खुद नहीं जाता, तो तुमको कहा जाएगा, मैं खुद ही नहीं जाता, मैं मेरे को पीएचडी थोड़ी करनी है इसमें, है ना। तो विद दिस द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड्स, ठीक है। और हाँ जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मुद्दा निकला ना, अर्थ के सरफेस से मतलब ओशन फ्लोर से, सी लेवल से लगभग 35,800 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रखेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है ना, और यहाँ पर पूरा स्टेबल होता है, समझ स्टेबल, कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, एयर नहीं, विंड नहीं, कुछ नहीं, वैक्यूम है ना, एक तरह से वैक्यूम नहीं बोलेगा लेकिन उतना नहीं होता। अब क्या हुआ, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की खासियत एक हो गई कि ये तो भैया एग्जॉस्फीयर देखो कहाँ पर है, कहाँ है सर, कौन से एल्टीट्यूड पर, 35,000, अभी हम लोग तो 400 किलोमीटर के ऊपर बस बोल गए एग्जॉस्फीयर है, वो 35,800 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर जियो स्टेशनरी फिक्स किया जाता है। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं उनकी खासियत ये है कि वो अर्थ के रोटेशन के साथ, अर्थ कैसे घूमता है, वेस्ट टू ईस्ट। अब जियो स्टेशनरी अपन बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर इस पॉइंट के 35,800 पर एक सैटेलाइट रखा है जियो स्टेशनरी, तो वो हमेशा इस पॉइंट के ऊपर ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो इससे मैच करते हुए रोटेट करेगा। जिस स्पीड में ये मैच कर रहा है, घूम रहा है, उसी स्पीड में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट अपनी स्पीड रखेगा। मतलब अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी 24 आवर्स लेगा एक कंप्लीट रोटेशन लेगा। समझ गया, इसीलिए जियो स्टेशनरी बोलते हैं। एक पॉइंट पे हाँ, एक ही पॉइंट अर्थ के साथ उसकी जो रोटेशन स्पीड होती है वो अर्थ के रोटेशन स्पीड के बराबर होती है, इसीलिए अपन क्या बोल रहे हैं उसको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। एक पॉइंट के ऊपर है तो वो वही रहेगा, क्यों, क्योंकि वो मैच करके रोटेट करता है अर्थ के रोटेशनल स्पीड के साथ। ओके, दिस इज ऑल।